हाँ तो बच्चा पार्टी, वेलकम टू हरिविहान, जहां मैं सूरज सिंह चंद्रौल आपका बायोलॉजी टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारी रिवीजन सीरीज जिसका नाम है संभव। यह हम क्या संभव करना चाहते हैं? यहाँ हम संभव करना चाहते हैं आपका एमपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने का सपना। और साथ ही साथ मैं तो बोलता हूँ, देखो खास करके मैं ये चाहता हूँ कि आप बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 लाने का जो सपना है वो संभव कर पाओ, जिससे आप मार्च में जब अपना पेपर देने बैठो उस दिन मुझे याद करो कि हाँ सूरज सर ने ये जो चैप्टर वाइज हमें वन शॉट वीडियोस दिए थे। वन शॉट क्लियरली वन शॉट नहीं है, टाइप्स ऑफ वन शॉट है। मैं टाइप्स ऑफ वन शॉट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसमें हम आपको ये बताते हैं कि कैसा क्या वेटेज है इसका। इसके बाद हम क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको पूरी बात समझाते हैं जिससे आसानी से आप कर सको। इसमें हम समझते हैं टॉपिक्स बाय क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ये अगला चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कितना वेटेज रखता है। मैं आपको पहले तो ये बता समझा चुका हूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसका पार्ट है, हमारे रिप्रोडक्शन की यूनिट का पार्ट है, जिसके 2 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है जिसके बाद ये पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। और इस यूनिट का चैप्टर का एक इंडिविजुअल वेटेज नहीं है, इस रिप्रोडक्शन यूनिट का वेटेज है 16 मार्क्स, जिसमें कौन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता था वो हम कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता था वो हम कर चुके हैं, ये आखिरी चैप्टर बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये सबसे कम वेटेज लगता है इन तीनों में। इन तीनों में सबसे कम वेटेज 4 से 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। कितना? 4 से 5 मार्क्स का। अभी ये एनालिसिस हमने कैसे किया? ये एनालिसिस हमने पिछले साल के टेस्ट पेपर्स को देखा, मॉडल पेपर को देखा, ये सारी बातें हमने जब एनालाइज करी तो वहां से पाया कि हाँ भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वेटेज कितना है? 4 से 5 मार्क्स का। अब कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, और यहां से हो सकता है एक वेरी शॉर्ट बन जाए एक, मतलब 2 मार्क यहां से आए, 2 मार्क यहां से आए, 4 मार्क्स। अब एक हो सकता है बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, एक उधर ट्रांसफर कर दे, जैसे कि यहाँ देखो एक ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट आंसर पूछ सकता है। या फिर गिरी से गिरी हालत ये हो सकती है कि अगर इन्विजिलेटर या कह सकते हैं हमारा जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब हुआ तो वो एक डायरेक्टली लॉन्ग दे देगा 4 मार्क्स का, इससे ज्यादा वेरिएशंस लाएगा नहीं वो, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं ये मानता हूं कि इस चैप्टर से लॉन्ग बनने के चांसेस बहुत कम है, पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के। तो हम पढ़ाई भी इसी हिसाब से करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कई सारे टॉपिक्स, पर उनके जो क्रक्स है या कह सकते हैं उनका जो छोटे छोटे पार्ट्स है उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहां से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि क्या क्या हो सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना पड़ेगा, मेहनत सूरज सर के साथ आपको भी करनी पड़ेगी। तो जो चैप्टर एक ग्लांस है जिसको मैं बर्ड आई व्यू बोलना पसंद करता हूँ। बर्ड आई व्यू क्या है भाई? कि चैप्टर को हम दूर से देख रहे हैं कि इसमें है क्या क्या। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं या कह सकते हैं 5 टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनपे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस ज्यादा बने हैं। बाकी कहीं और से भी बने हैं पर यहाँ से ज्यादा बने हैं। देखो बर्थ कंट्रोल, अब बर्थ कंट्रोल सिर्फ बर्थ कंट्रोल नहीं, साथ में इसके मेथड्स भी आएंगे, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। इसके बाद अम्नियोसेंटेसिस और फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम इन शॉर्ट एमटीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमटीपी। अब ये एक साइंटिफिक वर्ड है, क्या एक साइंटिफिक वर्ड है। इसका मोस्ट कॉमन यूज वर्ड क्या है? एबॉर्शन। कैसा? एबॉर्शन। इसके बाद एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये 5 पॉइंट पे अपन फोकस रहेंगे, पर यहां तक चलने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इस चैप्टर के बारे में जाननी है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक छोटा सा पार्ट स्टार्टिंग में है पॉपुलेशन का। ये पॉपुलेशन क्या है भाई साहब? अब पॉपुलेशन से ये समझो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसके रीजंस वगैरह कई सारे पूछ लिए जाते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है। अब इंडिया में इसके रीजन क्या है भाई साहब? इंडिया में इसका एक रीजन तो अनएजुकेशन भी माना जाता है। और क्या रीजन हो सकता है? इसका एक रीजन ये है कि बर्थ रेट इंक्रीज हुई है और डेथ रेट डिक्रीज हुई। तो ये 3 वो खास रीजन है जिनकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब बर्थ रेट बढ़ी है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम क्यों हुई है? उसके पीछे रीजन ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं, इसीलिए डेथ रेट कम हो रही है और बर्थ रेट बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी फैसिलिटीज, कई सारे प्लान रिलीज किए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने 1951 में ही
फैमिली प्लानिंग चालू करनी। इसमें क्या करते थे हम? इसमें हमने फैमिलीज को ये सिखाया कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, कई सारे स्लोगन से बनाए गए थे कि हम दो हमारे दो। वैसे आजकल आजकल जो अर्बन, ये कह सकते हैं जो सिटी की पॉपुलेशन है, सिटी कपल्स हैं, वो जनरली करते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी। वो ये चाहते हैं कि भैया हमारा एक ही बेटा या एक ही बेटी है ना, तो अगर एक बच्चा है तो पॉपुलेशन इस मामले में डिक्रीज होगी। और कोई चीज की गई? हाँ, की गई जी कि 18 इयर्स फीमेल चाइल्ड, ये कह सकते हैं फीमेल के लिए, और 21 ईयर मेल के लिए मैरिज की एज फिक्स कर दी गई। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा सर जी 18 एंड 21, इसका रीजन क्या है? जबकि वोट देने की एज दोनों के लिए 18 है। क्यों? इसका रीजन है पिछले वाले चैप्टर में, वहां हमने ये जाना था कि जो मेल है उसमें प्यूबर्टी कब आती है, इसमें प्यूबर्टी आ जाती है 13 to 15 में। वहीं फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है? फीमेल में 9 to 11 में आ जाती है। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी पहले आ रही है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फीमेल्स में नंबर ऑफ ओवोनियम लिमिटेड है, इसीलिए मैरिज की एज फीमेल के लिए कम रखी गई, मेल के लिए ज्यादा रखी गई, क्योंकि उनमें ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि स्पर्म्स कभी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मेल एंड फीमेल में क्यों हमने फीमेल की एज क्या रखी 18 और मेल की एज क्या रखी 21। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम डेमोग्राफी। कई बार ये सवाल पूछा गया है 1 मार्क के लिए, तो इस बात को ध्यान रखें। साथ ही साथ पॉपुलेशन के कई सारे एस्पेक्ट बोले गए हैं। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, कैसे घट सकती है, इसकी बात अगर करें तो ये 4 बातों से, बर्थ रेट, डेथ रेट और इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इन 4 बातों पे डिपेंड करती है। अब बर्थ रेट अगर कहीं बढ़ रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। ये कैसा इफेक्ट करता है? ये पॉपुलेशन को बढ़ाता है। डेथ रेट क्या करता है? कम करता है, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। अब देखो माइग्रेशन के दो पार्ट हैं, एक है इमिग्रेशन और एक है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में कहीं बाहर से कुछ लोग आए माइग्रेट करके, तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। हमारी करंट पॉपुलेशन से जब कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं और चले गए, वो क्या कहलाता है? इमिग्रेशन। मतलब ये पॉपुलेशन को कम करने का काम करता है। ठीक है, ये बात हो गई। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक छोटी सी बात और समझते चलो कि एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो हमने बात करी, डेथ रेट, बर्थ रेट, इस सब की जो थ्योरी है ये किसने दी? इसको दिया था माल्थस। एक दो बार इन पे भी सवाल आया है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद पॉपुलेशन कम करनी है, वहीं से बात उठती है बर्थ कंट्रोल की, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की, एमनियोसेंटेसिस की। इन सब बातों को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ से सवाल बनते कैसे कैसे। देखो पहले कुछ एमसीक्यूज देख लो। देखो पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? Which contraceptive method involves cutting and tying the was difference? अब देखो ये चीज है बर्थ कंट्रोल मेथड से। सवाल कहां से? बर्थ कंट्रोल मेथड से। अब बर्थ कंट्रोल मेथड में एक मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसमें ये चीज की जाती है, और ये चीज हमारी की जाती है मेल में। किसमें? मेल में। इनमें क्या होता है? वॉस डिफरेंस कट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से सीमेन में स्पर्म नहीं जाता। स्पर्म ही नहीं है सीमेन में, तो वो फर्टिलाइज कर नहीं सकता। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकें कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो अब इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो वी टू वी। और वॉस डिफरेंस किसमें मिलती है? मेल में मिलती है, मतलब वैसेक्टोमी किसमें होगी? मेल में होगी। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईयूडी? आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंट्रा
यूटेराइन डिवाइसेस। अब ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये क्या चीज है। एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बर्थ कंट्रोल मेथड ही है, जिसमें हम कोई डिवाइस लगाते हैं यूट्रस के अंदर। कहा? यूट्रस के अंदर। कैसे काम करती है, इनके टाइप्स क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे आगे जाके जब अपन बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी ये समझते हैं कि ये करते कैसे, इसका फंक्शन क्या है। अब यूट्रस में है तो बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, एक तो वो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक रहा है, पहली चीज ये। और अगर वो कभी गलती से मिल गए तो इम्प्लांटेशन रोक देगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में। अब यूट्रस में अगर कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहां पे इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता, वहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मतलब कि देखो क्या हो सकता है, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन नहीं, थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस नहीं, इंड्यूसिंग अबॉर्शन नहीं, प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, मतलब स्पर्म को एग तक पहुंच नहीं देगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। मतलब कि वहां सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, which contraceptive method is the most effective in preventing both pregnancy and sexually transmitted disease। अब ये सवाल भी बहुत क्लासिक है और जिस डिवाइस पे है वो भी बहुत क्लासिक डिवाइस है। अब ये जो डिवाइस है ये एक टाइप का है फिजिकल डिवाइस है। क्या? फिजिकल। और फिजिकल में क्या है, बैरियर टाइप का। बेसिकली ये बैरियर क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्पर्म और ओवम कभी मिल नहीं सकते। क्या? स्पर्म और ओवम मिल नहीं सकते, और डायरेक्टली फ्लूइड कांटेक्ट अगर नहीं है तो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी नहीं हो सकती। एक बात और याद रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को अब आजकल हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारे कॉन्डोम की बात कर रहा है। किसकी? कॉन्डोम की बात कर रहा है। तो सही जवाब क्या चल जाएगा, ऑप्शन सी, कॉन्डोम विल बी द करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। अब फिल इन द ब्लैंक्स होते क्या है ये मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है भाई, है ना। चलो पहला देखो, द सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव और ब्लॉक अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। अब देखो अभी अपन पीछे क्या पढ़ा था, वेसेक्टोमी, जिसमें हमने मेल में वॉस डिफरेंस को कट किया था, जिसकी वजह से स्पर्म सीमेन में नहीं जा रहा था। सेम प्रोसीजर जब हम फीमेल में करते हैं, यहाँ पे हम क्या कट करते हैं, आपकी फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम हो जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, मतलब कि एग को हम फर्टिलाइजेशन पोजीशन तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अब इस चीज को याद कर सकते हो टी से, टी फॉर ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब किसमें मिलती है, फीमेल्स में, मतलब कि ट्यूबेक्टोमी होगी किसमें, फीमेल्स में। आगे देखो, द मोस्ट कॉमन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। अब बात हो रही है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल। तो हार्मोनल जो चीज है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। किसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, या इनको हम ओरल पिल्स भी कह देते हैं। अब इनमें क्या है, हॉर्मोन्स हैं जो कि ओव्यूलेशन को होने से रोक देते हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे। अगर ओव्यूलेशन हो भी पा रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग बनने दे देंगे, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। और प्राइमरी फंक्शन क्या है, ओव्यूलेशन ना होने देना। चलो आगे देखो, द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी इज। अब इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। जब बेबी बर्थ में नहीं हुई है, फीटस अभी ग्रो ही हो रहा है, तो वो किसके अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। किसके अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अब वो एमनियोटिक फ्लूइड है किसका, फीटस का। तो फीटस की कुछ सेल्स उस एमनियोटिक फ्लूइड में भी रहती है, तो हम सिरिंज के हेल्प से उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं और उस फ्लूइड को लैब में टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो उसमें हमें अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है या कह सकते हैं कोई जेनेटिकल डिसीज है, तो हमें तब से पता चल जाती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी करेंगे। अब जीन थेरेपी में आपको पढ़ाऊंगा वापस से जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम उस डिसीज को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम जेनेटिकल डिसीज को उसके बर्थ से पहले ही जान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये उस प्रोसेस का नाम है। चलो आगे चलते हैं और अब थोड़ी बात कर ली जाए ट्रू एंड फॉल्स की। ठीक है, देखो अब ट्रू फॉल्स देखो। पहला देखो, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। अब ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, देखो हमने अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज हमने ली है, आईयूडीज देखी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें हमने यूट्रस में डाली है, और उसके बाद हमने बैरियर मेथड भी देखा था, उसमें भी हमने कॉन्डोम को यूज किया था ना, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज यूज की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम, सॉरी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम कुछ भी यूज नहीं करते।
हम नेचर पे डिसाइड करते हैं, नेचर में कोई चीज प्रोसेस चल रही है उससे अपने आप को डिसाइड करते हैं, पर ये 100% इफेक्टिव नहीं रहती है, मतलब कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर बातें अभी आपको क्लियर नहीं हो रही तो बेफिक्र रहो, टॉपिक को जब मैं डिटेल में लूंगा तो वहां पे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो देखो, सेकंड देखो, स्टेरिलाइजेशन इज रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन। अब क्या स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन किसकी बात कर रहा है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, मेल में बात कर रहा है, मतलब कि वैसेक्टोमी होगी। ये बोल रहा है कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे हो सकती है, मैंने किसी चीज को कट कर दिया है, उसको टाई कर दिया, बांध दिया, वो रिवर्सिबल नहीं है। आपकी बॉडी में मैं कोई चीज वापस जाके जोड़ नहीं सकता हूँ कुछ सालों बाद, मतलब कि ये जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है ये रिवर्सिबल नहीं होती, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। आगे देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। हाँ ये बात सही है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये ब्लड क्लॉट्स के रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बेसिकली इसमें है क्या, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें है क्या, हार्मोन्स है, ये हार्मोनल इंबैलेंस कॉज कर सकता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट के चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और एक तरीके का और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड क्वेश्चंस या वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्लेस्ड एज ऑन द सर्विक्स। ऐसा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ जो सर्विक्स के ऊपर प्लेस किया जाता हो। तो ये बेसिकली फैक्ट वाली बात है, याद करने वाली बात है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैप। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैप, बेफिक्र रहो, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा, वैसेक्टोमी। नीचे देखो, द साइंटिफिक टर्म फॉर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये टाइप है आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम मेल से स्पर्म ले लेते हैं और फीमेल से एग ले लेते हैं और लैब में दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बॉडी के ह्यूमंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप ये सारे सवाल अभी आपको क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो अभी हम बस टॉपिक को ही शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो बेटा अब देखते हैं अपने टॉपिक को, और हमारा पहला टॉपिक क्या होगा भाई, हमारा पहला टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, और सिर्फ बर्थ कंट्रोल नहीं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी साथ में देखेंगे। तो देखो सवाल कैसे पूछे गए हैं जनरली, तो सवाल देखो क्या पूछा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ कंट्रोल, ये अपने आप में एक सवाल है, इतना सा भी आ सकता है। फिर डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल भी अपने आप में एक सवाल है, पर इसमें जो अपन बातें पढ़ेंगे सवाल वहां से भी उठ सकता है। देखो जी, पहली बात तो समझो बर्थ कंट्रोल है क्या। बर्थ कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ सर्टेन डिवाइसेस, मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर इन मैन एंड वुमेन टू प्रिवेंट कंसेप्शन। मतलब क्या है भाई साहब, कि प्रेगनेंसी ना हो। Methods of birth control. Some of the most commonly used method for birth control are as follows. अपन चलते हैं। तो ये बात जो है इतनी सी, अगर आपसे पूछ लिया गया कि बर्थ कंट्रोल क्या है तो ये बात आप लिख सकते हो, सिर्फ इतने में आपका काम हो जाएगा। पर हमें तो पढ़ना क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ने हैं। तो ये है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलिए तो जानो बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं। These are used to prevent unwanted pregnancies and to modify the menstrual cycle. An ideal birth control method should have the following tips. अब एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड कैसा होता है उसके बारे में समझो। एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड है जो इजीली एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ढूंढना पड़ रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। इफेक्टिव होना चाहिए, मेन बात तो ये है ना कि अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो किसी काम का थोड़ी ना है। इसके बाद रिवर्सिबल भी होना चाहिए, भाई साहब अगर अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए पर कभी ना कभी तो चाहिए, तो उस टाइम पे वो काम करना बंद कर सके। उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है, बिना साइड इफेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड सबसे पहला क्या है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। इसमें हम कोई एक्सटर्नल चीज, कोई डिवाइस, कोई पिल्स, कोई हार्मोनल पिल्स कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसमें हम नेचर के साइकिल को, इसको नेचुरल साइकिल या नेचुरल चीजों को ही यूज करते हैं। अब नेचुरल चीजों से मतलब नहीं भाई कि कोई बॉटनी का प्रोडक्ट या जूलॉजिकल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं यूज करना है, हम सिर्फ नेचुरल साइकिल पे डिपेंडेंट है। इस पे नेचुरल साइकिल पे, ये तीन टाइप्स के होते हैं, इन तीनों टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा, बेफिक्र रहो आगे चल के। अभी एनी हाउ अभी इसका देखो बैरियर मेथड्स।
बैरियर मेथड क्या है? ये इसको हम फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। अभी फिजिकल मेथड किस बेसिस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मीटिंग ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स को नहीं मिलने देने की प्रोसेस पे काम करते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल क्या है? कॉन्डोम। आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें हम ये अपना नाम ही बता देती है भाई साहब, इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस में कोई ना कोई डिवाइस हम प्लेस करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके? प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। ठीक है, अब देखो ये तीनों चीजें मैं आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी लूंगा, पर उसके पहले मैं आपसे तीन चीजें यहीं पे डिस्कस करते हुए चलना चाहता हूँ। ये तीनों बेस्ड हैं हार्मोनल इम्पैक्ट पे। किस पे? हार्मोनल इम्पैक्ट पे। पहला देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें हम पिल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पिल्स। और ये पिल्स होती हैं हार्मोनल। क्या? हार्मोनल। इनमें जनरली प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन इन दोनों के केमिकल या कह सकते हैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल वर्जन प्रेजेंट होते हैं। क्या? आर्टिफिशियल वर्जन प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है ओव्यूलेशन इनहिबिशन का, कि ओव्यूलेशन ही ना हो पाए। अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो नो इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। बेसिकली यूट्रस को जाके थिकन होने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब अभी तो कंडीशन थोड़ी बदल गई है, पहले ये हर एक दिन लेनी पड़ती, 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ती थी। उसका एग्जाम्पल भी है, उस टाइम पे एक आती थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसका नाम था माला डी। इसको हम लोग 21 दिन तक लगातार लेते थे। अगर मिस कर दिया तो वापस साइकिल रिपीट करनी, और इसके साइड इफेक्ट थोड़े से थे, है ना। इसके बाद इंडिया में ही एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं सीडीआरआई। क्या बोलते हैं? सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है लखनऊ। इन्होंने एक पिल क्रिएट करी जिसका नाम रखा सहेली। ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल थी, और ये वंस इन अ वीक पिल थी, और मिनिमल साइड इफेक्ट थे इसमें। इस बात को जानना, इंडिया में ही ये डेवलप की गई नॉन स्टेरॉइडल पिल थी। एक हफ्ते में एक ही बार लेनी पड़ती थी। वहीं पे जो माला डी थी उसको क्या करना पड़ता था? 21 दिन लगातार लेना पड़ता था, और साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम थे। क्यों? क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल पिल। तो इस नाम को याद रखेंगे, साथ ही साथ इसको बनाया किसने, ये बात भी हम याद रखेंगे। और ये टाइप किसका है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो इंजेक्टेबल मेथड्स। इसमें जनरली इन्हीं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेबोरेटरी वर्जन का क्या लगते थे? इंजेक्शंस लगते थे, जो एक लंबे टाइम तक काम करते। उसके बाद देखो इम्प्लांट्स। अभी जो इम्प्लांट्स हैं ये छोटी सी मैचस्टिक जैसी ऐसी ट्यूब थी, ठीक है। अब ये अंडर आर्म्स में यहाँ पे लगाई जाती थी, जो टाइम टू टाइम यही हार्मोन्स को रिलीज करती रहती थी। जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेबोरेटरी वर्जन थे वो इनमें स्टोर कर दिए जाते थे आपकी बॉडी में, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिलीज करती रहती थी, जिससे वही काम होता था जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कि सिंपल उनका मेन काम था कि ओव्यूलेशन ही नहीं होने देना है, और अगर ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग को इतनी पतली रखो कि वहां पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ठीक है, अब ये लॉन्गर वर्जन थे, ये बहुत ज्यादा लॉन्गर मेथड, मतलब कि जैसे कि इम्प्लांट, ये जो इम्प्लांट मेथड्स है ये तो 3 साल 4 साल तक चलते थे। साथ ही साथ इंजेक्टेबल मेथड जो है इसमें इंजेक्शन रेगुलर टाइम पीरियड में लेना पड़ता था, पर ये भी एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? कि जनरली आपको जब तक रोकना है तब तक यूज करो, उसके बाद बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद है सर्जिकल मेथड्स। अब ये मेथड जो है ये परमानेंट मेथड्स है। ये क्या है? परमानेंट है, इनका रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड को परमानेंट मेथड बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
और बेफिक्र रहो, डिटेल में अभी और एक्सप्लेन करूंगा। पहले शुरू कर देते। देखो अभी अपन ने 3 बातें कर ली हैं, ये 3 डिटेल में कर ली और ये 3 और ये अभी नहीं की है। तो मैं इन तीनों सॉरी इन चारों को अभी आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखो नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहले है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विथड्रॉल मेथड, और तीसरा है लैक्टेशनल अमेनेरिया। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 14th डे को जो ओव्यूलेशन है, इस बात को फोकस करता है कि भाई 14th डे पे क्या होने वाला है? ओव्यूलेशन होने वाला है। मतलब कि 11th टू 17th डे, ये वो एक हफ्ते का पीरियड है जब आपका क्या चल रहा है? फर्टिलाइज, कैसे ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा होगा, ये मानते हैं। तो इस टाइम पे कोइटस या कह सकते हैं इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, जिससे हम प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है विथड्रॉल मेथड। इसमें स्पर्म का या कह सकते हैं इजैकुलेशन फीमेल के ट्रैक में ना करके बाहर कर दिया जाए, जिससे स्पर्म और ओवम की मीटिंग की चांसेस ना हो। थर्ड है लैक्टेशनल एमनीरिया। अब ये इस बात पे फोकस करता है, देखो जब तक लैक्टेशन चलेगा, अगर एक अभी प्रेगनेंसी हुई है तो जब तक लैक्टेशन जो कि मेन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, मतलब कि ये पीरियड क्या है? सेफ है। और ये कितने महीने तक वैलिड है? 6 मंथ तक वैलिड है। और क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, आपके टेंशन पे डिपेंड करती है, आपके बॉडी वेट, हर एक चीज पे डिपेंड करती है। तो इनके फेलियर चांसेस मैक्स हैं। मतलब कि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फेलियर चांसेस किसके हैं? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के। बट साइड इफेक्ट निल है। भाई साहब हमने कोई एक्स्ट्रा चीज यूज ही नहीं की, साइड इफेक्ट के चांसेस बिल्कुल कम। ठीक है बेटा जी, तो ये थे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। टोटल कितने हैं? 3। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विथड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमनीरिया। अब देखो अकेले 2 मार्क के लिए इतनी बात पूछी जा सकती है कि भैया लैक्टेशनल सॉरी नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड पूरा बता दो, या एक एक करके भी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे 2 मार्क के। तो इन बातों को ध्यान रखें। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन बैरियर मेथड्स। किस पे? बैरियर मेथड पे। अब ये किस फीचर पे बात काम करते हैं? फीचर क्या है कि फिजिकल मीटिंग नहीं होनी। क्या रोकनी है? फिजिकल मीटिंग रोकनी है। उसमें सबसे ज्यादा यूज क्या है? मेल कॉन्डोम। मेल यूज करता है पीनिस को रैप अप करने के लिए, जिससे स्पर्म इसके अंदर कलेक्ट हो। सेम चीज है फीमेल कॉन्डोम, ये वेजाइना को रैप अप करती है, वेजाइना को कवर कर रखती है, जिसके में क्या कलेक्ट होंगे? स्पर्म कलेक्ट होंगे। मतलब स्पर्म कभी भी फीमेल ट्रैक में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिससे वो पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाना है। इसके बाद देखो स्पर्मिसाइड, ये क्रीम है, क्रीम है जिसको वजाइना के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जैसे ही इसको टच करेंगे स्पर्म की डेथ हो जाएगी, मतलब स्पर्म बचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइज क्या करेगा? फिर देखो स्पॉन्जेस, इस स्पॉन्ज को भी यूज किया जाता है सेम वे से जैसे स्पर्मिसाइड को यूज किया। सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम, ये दोनों के दोनों सर्विक्स के ऊपर तक काम करते हैं। मतलब कि ये जैसे ये पेनिस पे काम कर रहा है, ठीक है, ये वजाइना में काम कर रहे हैं, ऐसे सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम क्या करते हैं? सर्विक्स पे काम करते हैं। उस छोटे से सर्विक्स का जो भी छोटा सा रास्ता है उसको ब्लॉक करके रखते हैं, जिससे स्पर्म ट्रेवल ना कर सके। ठीक है, जब स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर सकते तो आगे जाके फिजिकल मीटिंग होगी ही नहीं। तो इनका कोर मेथड क्या है कि फिजिकल मीटिंग गैमेट्स की पॉसिबल ना होने दो, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब इनमें क्या है? एलर्जी के चांसेस ज्यादा है। किसी को हो सकता है लेटेक्स शीट से एलर्जी हो, जैसे कॉन्डोम जो है लेटेक्स शीट का बना होता है, इससे एलर्जी हो सकती है। किसी को हो सकता है क्रीम से एलर्जी हो, तो एलर्जिकल होते हैं। अब एक बात और याद रखना, ये चीज रियूजेबल नहीं है। सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम ये रीयूजेबल होते हैं। क्या ये रियूजेबल है? ये रियूजेबल नहीं है, इस बात को ध्यान। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं
और अगले टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखते हैं जो कि क्या है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहाँ प्लेस की जाती है, प्लेस्ड इन यूटरस। अब ये भी काम किस पे करती है, नो मीटिंग ऑफ गैमीट्स। मेन काम क्या है कि गैमीट्स को मिलने ही मत दो। पहला काम तो ये गैमीट्स को मिलने मत दो। दूसरा काम क्या है कि यूट्रस में प्रेजेंट है, नो इम्प्लांटेशन। जब यूट्रस में प्रेजेंट है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो सकता है। अब ये भी होती है 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। एक को हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। फिर क्या है, कॉपर रिलीजिंग, और फिर है हार्मोनल। 3 टाइप की। अब देखो जो नॉन मेडिकेटेड है ये कुछ भी रिलीज नहीं करती, ये कुछ भी रिलीज नहीं करती। इनका शेप ही ऐसा है कि पूरे के पूरे यूट्रस को कवर कर लेती हैं, जिसको क्रॉस करके स्पर्म जा नहीं सकता, और अगर गलती से चला गया तो ये पूरे के पूरे यूट्रस को कवर करके बैठी है, वहां पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, तो यही पूछा जाएगा यहाँ से, लिपिज लूप। क्या, लिपिज लूप। इसके बाद है कॉपर रिलीजिंग। क्या, कॉपर रिलीजिंग। इसको प्लेस, ये देखो ये यूट्रस की शेप है, इसमें ये प्लेस किया गया है, इसमें ये कॉपर की वायर लगी हुई है, ये कॉपर आयन को रिलीज करती है, और कॉपर आयन क्या करता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को टारगेट करता है। इसके मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को, इसको रिड्यूस कर देता है, मतलब कि स्पर्म जो इतनी स्पीड से चल पा रहा था उसकी मोटिलिटी खत्म कर दी। अब मोटिलिटी खत्म कर दी तो जब तक उसकी कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन की, तब तक वो पहुंच ही नहीं पाता। जब तक वो ठीक से पहुंच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग इस बात पे। इसके बाद आते हैं हार्मोनल पे। अब इनमें जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इनमें हार्मोन्स प्रेजेंट है। ये हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तो हो सकता है ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर दे, दूसरा यूट्रस की लाइनिंग को थिकन नहीं होने देंगे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। ठीक है, अब जैसे कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल सबसे अच्छा है कॉपर टी। क्या, कॉपर टी। और वही हार्मोनल का है प्रोजेस्टा, सर्ट, और या फिर LNG-20। ठीक है, हमने आपको आईयूडी पढ़ा दी, तीनों टेस्ट पढ़ा दिए और उनके एग्जांपल्स भी लिखा दिए हैं। तो ये इतना भी आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप पे बात करते हैं जो कि है ट्यूबेक्टोमी। देखो ट्यूबेक्टोमी एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है, पार्ट किसका है, बर्थ कंट्रोल मेथड का ही है, और अपने आप में भी एक अलग से सवाल आ सकता है, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अ परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन इज ट्यूबेक्टोमी। अपन बात कर चुके हैं ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, वुमेन में की जाती है, ऑल्सो रिफर्ड एज ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन। मेन बात किस पे हो रही है, ट्यूब्स पे। ट्यूब्स कौन सी, फेल्यूपिन ट्यूब्स, इन्हीं को काट के बांध दिया गया है। मतलब कि अगर ओवरी ने रिलीज किया है ओवम या फिर एग को, ये यहां से चला भी, ये क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फिजिकल मीटिंग हो ही नहीं सकती है। बात याद रखना, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर दैट ब्लॉक्स द फेलोपियन ट्यूब्स thus preventing the uterus from meeting the egg released by the ovary। मतलब एग जो है वो कभी यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा। द प्रोसीजर इज रिवर्सिबल, नहीं रिवर्सिबल थोड़ी तो है, इरिवर्सिबल है। यहाँ बात थोड़ी सी गलत लिखी है, क्या है, इरिवर्सिबल है, एज द कट एंड्स कैन नॉट बी ज्वाइंट, कैन नॉट बी ज्वाइंट, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है वापस, ये चीज रिवर्स नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत पतली ट्यूब है, अगर लंबे टाइम तक बंद रही तो ब्लॉक्ड हो जाएगी, वापस नहीं जुड़ सकती। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैसेक्टोमी की। तो वैसेक्टोमी क्या है, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कट्स एंड को कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ भी याद रखना, यहाँ पे भी थोड़ी सी बात गलत लिखी है, कांट बी ज्वाइन, जोड़ा नहीं जा सकता, बस यहाँ पे कट किसको किया गया है, वॉस डिफरेंस को कट किया। फीचर वही यूज हुआ है जो वहां पे यूज हुआ था, वही फीचर यहाँ पे यूज हुआ है कि इन लाइंस, इन ट्यूब्स को कभी हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। कट किया, अब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, ये यहां से चला,
कभी भी यूरेथ्रा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सेमाइनल वेसिकल सीमेन बना देंगी पर कभी भी उस सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल वॉसा डिफरेंशिया, इसको हम वॉस डिफरेंस भी बोलते हैं, आर ब्लॉक्ड बाय कटिंग एंड ऑक्यूलेटिंग देम सो दैट स्पर्म आर अनेबल टू पास डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कभी भी स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के निकलेंगे नहीं। जब निकलेंगे नहीं, इसमें सीमेन में है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अब एमनियोसेंटेसिस के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बात डिस्कस कर ली थी कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम क्या पता करते हैं, जेनेटिकल डिसीज को, इसको जेनेटिकल डिसीज को। इट इज मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, फीटल इन्फेक्शन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका एक और फायदा क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी यूज होता है, जो कि इंडिया में बैन है। सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि फीटस का सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ये पता चल जाता है इस प्रोसेस से। पर इंडिया में ये प्रोसीजर करना मना है, बैन है। और रीजन मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत टाइम तक ये चीज चला है कि लोगों को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो फीमेल फीटिसाइड को बचाने के लिए इस चीज को किया गया था, है ना। एमनियोसेंटेसिस इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज कॉमनली यूज्ड टू एग्जामिन द क्रोमोसोम ऑफ द बॉडी। बेसिकली हम एग्जामिन क्या करें, क्रोमोसोम्स को एग्जामिन करें। और कर कैसे रहे, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने किया क्या है, हमने जेनेटिकल डिसीज को फाइंड आउट करने की कोशिश की। पढ़ाई किसकी की, क्रोमोसोम्स की। कैसे की, बेसिकली जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये फीटस है, इसके अराउंड में ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो सिरिंज की हेल्प से हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें फीटस की सेल्स होती हैं। ये फीटल सेल, ये क्या है, फीटल सेल्स है। इन फीटल सेल्स को जब हम एनालाइज करते हैं, इनके क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं, और जब हमने क्रोमोसोम की स्टडी कर ली तो हमें जेनेटिकल डिसीज पता चल सकती है कि क्या कोई उस बेबी को जेनेटिकल डिसीज है, क्या कोई जेनेटिकल इन्फेक्शंस तो नहीं है। ये सारी बात हम पता चल सकती है। अब जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता चल सकता है कि उसके पास XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है। इसीलिए कहा गया था यहाँ से सेक्स डिटर्मिनेशन भी पॉसिबल है, बट इंडिया में बैन है, इस बात को ध्यान रखना। चलो बेटा अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम कॉमन वर्ड में एबॉर्शन भी बोलते हैं, या फिर याद रखना इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन और इंड्यूस्ड एबॉर्शन में फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब जबरदस्ती करा हुआ, मतलब कि खुद से नहीं हुआ, आपने जानबूझ के किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इंडिया में ये इतनी इजीली अलाउड नहीं, बात याद रखना। पहले 12 वीक्स तक आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 24 वीक पे, अगर 24 वीक तक चली गई कंडीशन, तब 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगती है कि भैया क्यों कराना चाहते हो। अगर उसकी में मदर को या फीटस की को जान का खतरा हो तब अलाउड होता है, या फिर रेप केसेस में भी अलाउड होता है। इसके अलावा 24 वीक में कभी अलाउड नहीं किया जाता है, सिर्फ 12th वीक तक अलाउड किया जाता है, क्योंकि सेफ है यहाँ तक। 24th वीक में जाने के बाद अगर इंड्यूस्ड एबॉर्शन करते हो तो जान का खतरा बढ़ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसेस इन विच प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड यूजिंग एबॉर्शन पिल्स। इट इज अ पेनलेस ट्रीटमेंट, उतना पेनलेस नहीं है पर पेन कम है, पर इतना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही प्रेगनेंट ना। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी हॉस्पिटल स्टे फॉर द पेशेंट, ज्यादा टाइम तक स्टे भी नहीं करना पड़ता है ना। द एमटीपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 1970 टू 1980 एंड इज डन बाय कंज्यूमिंग वन और मोर टू मेडिसिन। तो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ना। मेन बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग की 2 पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्या है, अब ये है इनफर्टिलिटी को रिजॉल्व करने की बात। इनफर्टिलिटी क्या है कि 2 से 3 साल तक अगर किसी कपल ने ट्राई किया है टू कंसीव, पर अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफर्टाइल कपल बोल सकते हैं, या इनफर्टिलिटी है उनमें, लेकिन उससे पहले नहीं कहा जाता। तो उसको सॉल्व करने के लिए की जाती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। चलो देखते हैं इसको। तो होती क्या है भाई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं, या कह सकते हैं ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाते हैं।
Assisted reproductive technology is a number of different processes for the treatment of infertility. Different types हैं, उन पर बात करेंगे. It helps to own pregnancy in different methods like in vitro fertilization, surrogacy and fertility medication. तो basically अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वो इनफर्टाइल हैं, तो वो कैसे प्रेगनेंसी कर सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स क्रिएट किए गए जो उनको हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी ओन करने में. तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ART also helps in solving abnormalities due to genital issues in the fertile couple. अगर कोई जेनेटिकल इश्यूज है तो उनको भी सॉल्व कर सकता है. ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि होता कैसे है और कौन कौन से होते हैं. पहला देखो, फर्स्ट इसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये वो कंडीशन है जब किसी भी रीजन की वजह से अगर गैमीट्स नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब कि कंडीशन ऐसी है कि फीमेल और मेल गैमीट प्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं, दोनों से हमने गैमीट्स को इकट्ठा किया, जैसे ओवरी को स्टिमुलेट करके ओवरी ले ली, से क्या ले लिया, ओवम ले लिया, और एग रिट्रीव किया, स्पर्म कलेक्ट किया हमने ट्यूब्स में, और उसके बाद बॉडी के बाहर उनका फर्टिलाइजेशन करा. क्या? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया. अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज हो सकती है. जैसे यहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है ICSI. अब ये कब यूज होगी? जब कंडीशन ऐसी है कि स्पर्म केपेबल नहीं है इसके फर्टिलाइजेशन करने की, मतलब स्पर्म में कोई भी एब्नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तब ये चीज यूज होती है जिसका नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये दूसरी टेक्निक हो गई. ये इस कंडीशन है कि फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था, तो हमने इंजेक्शन के थ्रू उसको हेल्प किया है, उसके किसको, न्यूक्लियस को हेल्प किया है अंदर तक पहुंचने में. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बाहर कल्चर करने के लिए बोल देते हैं, एम्ब्रियो बना भी देते हैं, बाद में एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ? यूट्रस में. ये जो फर्टिलाइजेशन का मेथड है बॉडी के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट मेथड से. ठीक है, तो पहला टाइप पढ़ लिया, उसमें एक सब टाइप भी आपने देख लिया, क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर. इसमें हमने क्या किया है? एम्ब्रियो को बाहर जनरेट किया है और अंदर ट्रांसफर कर दिया. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइजेशन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जब हमने क्या किया है? स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर तक पहुंचने में हेल्प की है. और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब हमने बाहर एम्ब्रियो क्रिएट किया, अंदर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, ये पहली टेक्निक थी जिसके अंदर दो टेक्निक्स आपने और पढ़ी. चलो अब देखो और क्या हो सकता है. एक बहुत ज्यादा फेमस है, इसको हम बोलते हैं ZIFT. क्या बोलते हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. आपने भी जो पीछे देखा था उसको हमने बोला था एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, उसके बाद ट्रांसफर किया. इसको हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. हम इसमें जाइगोट को ट्रांसफर करें, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ, IVF बाहर ही किया गया, बट हमने ट्रांसफर क्या किया है? जाइगोट ट्रांसफर किया है. कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में. या इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है. कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में. इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. और इसमें कंडीशन ये थी कि या तो किसी भी रीजन की वजह से स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे थे, या फिर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था, या फिर हो सकता है एक रीजन ये भी हो सकता है कि फीमेल ओवरी ही जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने कहीं और से ओवरी ली, बाद में उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, बाहर फर्टिलाइज करा के हमने क्या ट्रांसफर कर दिया? अंदर जाइगोट ट्रांसफर कर दिया. मतलब यूट्रस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता था. ये कंडीशन कब की जाएगी? जब यूट्रस प्रेगनेंसी होल्ड कर सकता है, तभी की जा सकती है ना. अगला देखो, इसको हम बोलते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. मतलब इसमें हमने ट्रांसफर क्या किया है? गैमीट को ट्रांसफर किया. क्या? गैमीट को. मतलब कि फीमेल की जो ओवरी है वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, इसीलिए हमने किसी सरोगेट मदर से ओवम लिया और इसके ओवरी के पास छोड़ दिया. मतलब कि हमने क्या ट्रांसफर किया? गैमीट ट्रांसफर किया. इसीलिए इस मेथड को हमने कहा भी क्या? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसके बाद ये है
इसको हम बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बेसिकली इसको हम स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि मेल किसी भी रीजन से अगर स्पर्म को पहुंचा नहीं पाते, या कह सकते इजैकुलेशन डिफेक्ट था किसी भी वजह से, वो स्पर्म को नहीं पहुंचा सकता था, कहां, यूट्रस में, तब ये चीज की जाती है कि हम इंजेक्शन की हेल्प से यूट्रस में क्या पहुंचा दे, स्पर्म को। इसी को कहते हैं हम स्पर्म इंजेक्शन या फिर IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या कह सकते हैं इसको AI भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। पर याद रखना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अलग है, नॉर्मल स्पर्म इंजेक्शन अलग है। इसमें हमने क्या किया है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में हेल्प की। ठीक है बेटा जी, तो इस बात को याद रखना। ये थे 3-4 हमारे आर्टिफिशियल, कह सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है बेटा जी, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी? इसका मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब में बना है बेबी को? नहीं, जनरली ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स थी, इनसे बनने वाले बेबीज को हम यही बोलते हैं। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबीज दिस इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या था, हमारा एक ART का मेथड था जिसमें बाहर हमने फर्टिलाइजेशन कराया, where the sperm meets the egg outside the body of female. The zygote hence produced is then transferred in the uterus or fallopian tube of a normal female. अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया गया तो एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो ZIFT होगा। मतलब कि अगर बाहर फर्टिलाइजेशन करा दिया गया, ये चीज पॉसिबल नहीं है GIFT में, गिफ्ट में पॉसिबल नहीं है। गिफ्ट में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गैमीट ट्रांसफर कर दिया, तो बाहर फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, समझ रहे हो? ICSI में पॉसिबल है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें भी फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है। पर IUI में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IUI में हमने स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया कहां तक, यूट्रस में, वहां भी पॉसिबल नहीं। कहां पॉसिबल है, एम्ब्रियो ट्रांसफर पॉसिबल है, जिफ्ट में पॉसिबल है, और कहां पॉसिबल है, ICSI में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी ये चीज पॉसिबल होगी, है ना? द बेबीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, अब देखो, वे तो सारी बातें पढ़ी, A to Z बातें हम पढ़ चुके हैं, बट कुछ बातें डिफरेंट नजरिए से, डिफरेंट तरीके से समझना जरूरी है। जैसे कि एक सवाल देखो, राइट डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट। जिफ्ट भी पढ़ा दिया आपको, गिफ्ट भी पढ़ा दिया, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। राइट डिफरेंस बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, दोनों चीजें पढ़ा चुका हूं, पर दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो इनको इस नजरिए से भी देखो, जिफ्ट एंड गिफ्ट, अरे ये गिफ्ट होना चाहिए था। बोथ द एग, ओवा एंड स्पर्म आर डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द वुमेन फैलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पे गिफ्ट आएगा, गलत लिखा गया भाई, गलत लिखा गया, यहाँ पे जिफ्ट आएगा, गलत लिखा गया, ठीक है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। Gift, both the egg, ova and sperm are directly transferred into the woman's fallopian tube where fertilization occurs naturally. Gift में क्या है, a fertilized zygote is transferred into woman fallopian tube after fertilization has occurred outside the body. मतलब इसमें fertilization कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर, गिफ्ट में। जिफ्ट में कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर, मतलब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आएगा। आगे देखो, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर द स्पर्म एंड एग्स आर प्लेस्ड देयर। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन लैबोरेटरी एंड द जाइगोट इज देन प्लेस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या प्लेस किया गया, जाइगोट, इस बात को ध्यान रखना, एम्ब्रियो प्लेस नहीं किया गया, है ना। बोथ स्पर्म एंड एग्स आर रिट्रीव्ड एंड प्लेस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब अलाउइंग नेचुरल फर्टिलाइजेशन। इसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। छोटी सी बात है, डिफरेंट तरीके से लिखी, आप कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, मेल में नहीं होती, फीमेल में होती है ना। टी से क्या याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे हम क्या ब्लॉक करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं। वेसेक्टोमी किसमें होती है, मेल में, इसमें हम क्या ब्लॉक करते हैं, वॉस डिफरेंस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड और सील्ड टू प्रिवेंट एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। उसमें हम वॉस डिफरेंस को कट कर देते हैं जिससे स्पर्म रीच आउट ना करे। जनरली परमानेंट एंड डिफिकल्ट टू रिवर्स, कैन ऑफ्टन बी रिवर्स, बट बहुत चांसेस बहुत कम है, हो जाता है, पॉसिबल थोड़ा बहुत है, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, बहुत रेयर चांसेस में होता है ना। हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग द एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस एंड हाईली इफेक्टिव इट इज आल्सो क्योंकि सीमेन में स्पर्म नहीं,
बात क्लियर रही भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप आई होप आसानी से डिफरेंसेस लिख सकते हो इन दोनों, है ना बेटा जी? तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, पर इसे आपको भी पढ़ना होगा दोबारा। तो रिवीजन करते रहो बेटा जी, जिससे आपके 70 आउट ऑफ 70 आ सके। ठीक है बेटा जी, मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।